ओके जी, आप लोग अपना माइक ऑफ कर दें। अब माइक और वीडियो भी ऑफ कर दें, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग करनी है तो अपना कैमरा ऑफ कर दें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों की क्लासेस कैसी जा रही हैं। अब्दुल वहीद, यस सर। क्लासेस कैसी हो रही हैं? सही हो रही हैं बाकी सब्जेक्ट? जी सर, क्लासेस ठीक हो रही हैं फिलहाल तो। चले ठीक हो गया। बीच में कई लेक्चर बगैर आवाज के निकल जाते हैं। चले इंशाल्लाह ताला मैं उनको कहता हूँ कि वो नेट का इशू प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह ताला कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी। बच्चों, हमने डीजल इंजन के बारे में पढ़ना था। उस दिन हमने स्टार्ट किया था डीजल इंजन के बारे में, ठीक है। डीजल इंजन पावर स्टेशन। डीजल ये थर्मल पावर स्टेशन का ही हिस्सा है। थर्मल पावर स्टेशन में सबसे पहले हमारे पास आती है कोल पावर, ठीक है। कोल स्टीम पावर जनरेशन या उसको कह लें, या कोल पावर स्टेशन कह लें, कोल फायर पावर स्टेशन कह लें। उसके बाद एक और होता है गैस टरबाइन, गैस पावर जनरेशन, वो भी थर्मल पावर स्टेशन का ही हिस्सा है। डीजल इंजन पावर स्टेशन जो है वो भी थर्मल पावर के ही हिस्से हैं। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि यहाँ पे डीजल इंजन में डायरेक्ट आप फ्यूल जो है वो डीजल इंजन को देते हैं। डीजल इंजन डायरेक्ट फ्यूल के बर्निंग से चलता है और वो डायरेक्ट उस प्राइम मूवर को घुमाता है, जो जो जनरेटर का प्राइम मूवर होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जनरेटर के साथ कपल्ड होता है। क्लियर है? जबकि दूसरी जितनी भी मिसाल के तौर पे आप कोल फायर पावर प्लांट देख ले, या आप फॉर एग्जांपल अगर देख लें स्टीम पावर प्लांट, या तो उसमें ये होता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी थर्मल पावर प्लांट में आ जाता है, लेकिन उसकी कैटेगरी अलग इसलिए है, उसको कंसिडर किया गया जाता है वो भी थर्मल में, लेकिन उसको अलग इसलिए कैटेगराइज किया गया क्योंकि न्यूक्लियर का एक अपना प्रोसेस है पीछे, तो इस वजह से उसको अलग से पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम डीजल को देखें। डीजल में ये है कि एक इंजन होगा, इंजन को आपके फ्यूल्स की सप्लाई होगी, इंजन चलेगा, चलने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो मैकेनिकली ही इसी तरह फिर आगे प्राइम मूवर के साथ कपल्ड होता है थ्रू शाफ्ट। तो वो उस प्राइम मूवर को घुमाएगा, तो हमें आउटपुट पे जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब आप लोग सब अपने बुक्स खोलें अपने सामने, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लोगों के सामने स्क्रीन में भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास बुक्स लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो आके कोई भी किस्म की एम्बिग्युइटी ना हो रहे, कोई किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग उसी वक्त ही पूछ लें, ठीक है। उसमें हमने उस दिन डीजल पावर स्टेशन के फायदे पढ़े थे, नुकसानात भी पढ़े थे, ठीक है। तो लेकिन उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग, मैं आपके लोगों के साथ सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना जब आप लोगों को शो हो रही हो। शो हो रही है? ओके, चलें। यहाँ पे आपके सामने नुकसानात जो हैं वो और क्या नाम है, एडवांटेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं आगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि स्टीम पावर प्लांट जो है वो इसके उसके मुकाबले में इसकी इब्तदाई कीमत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉयलर का खर्चा नहीं करना पड़ता, आपको फ्यूल को वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आल दो कि आपको इसको स्टोर करने की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि उधर आपने सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना होता है, यहाँ पे आपने क्या है, लिक्विड फ्यूल को करना है। दूसरा, इनकी ऑपरेटिंग कास्ट जो है ना वो ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, ठीक है। बिल्डिंग्स भी डेफिनेटली कम होती हैं, और ये प्लांट कहीं भी लगाए जा सकते हैं, कहीं भी, मतलब किसी भी जगह, मतलब यहाँ नहीं कि आप इसको शहर में भी लगा सकते हैं। आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत है तो आप वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको वहाँ पे, यार ये किसका माइक ऑन है?
जरा माइक ऑफ करो, माइक ऑन ना हो प्लीज। जब मैं कहूंगा आप लोगों ने तब ही माइक ऑन करना है, अदरवाइज माइक ऑन ना करें। वेट, ये अच्छा है। उसके अलावा मतलब जैसे मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे आपको मोटरवे बनानी होती है, ठीक है, या आपने फॉर एग्जांपल डैम बनाना है, तो वहाँ ऑक्सिलरी पावर चाहिए। ऑक्सिलरी पावर मीन्स कि वहाँ पे आपको ज़रूरियात के लिए जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें वहाँ लोग रहेंगे तो उनको रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, वहाँ पे ऑफिस होंगे, डैम जहाँ बन रहा है वहाँ पे ऑफिस होंगे, कंप्यूटर्स वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, वहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी, रहाइश के लिए, सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो वहाँ जो पावर आपने देनी है, तो उस पावर के लिए वक्ती तौर पे आपको क्या सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, डीजल पावर स्टेशन या डीजल इंजन कह लें। डीजल इंजन आप रख के, आसिफ माइक ऑफ कर लो, कर देता हूँ। डीजल इंजन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए कोई ज़्यादा स्पेस भी ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा बिल्डिंग्स की भी नहीं, आपने सिंपल फाउंडेशन बनानी है और आपको डीजल जनरेटर वहाँ पे लेके जाएंगे और रख देंगे। दूसरा क्या है, काबिल एतमाद होते हैं, इनकी उम्र भी ज़्यादा, यहाँ पे उसने कहा है कि इसकी उम्र ज़्यादा भी होती है, लेकिन ये ओवरऑल ज़्यादा नहीं होती। मसलन लाइक जिस तरह डैम की, हाइडल पावर स्टेशन की होती है, एज कम्पेयर टू हाइडल पावर स्टेशन इसकी लाइफ कम होती है, लेकिन आप इसके कह लें कि कंपेरेटिव टू कोल तो ये ठीक रह जाते हैं, ये 10-20 साल इजीली चल जाते हैं। उसकी स्टीम पावर प्लांट की निस्बत इनकी रेंज कम होती है। जैसे कि स्टीम पावर प्लांट जो है, एक स्टीम टरबाइन जो है आपकी 450 मेगावाट 550 मेगावाट की होती है, लेकिन इनकी मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा जो डीजल इंजन है वो तकरीबन 20 to 30 50 मेगावाट, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 मेगावाट। उसका मतलब ये है कि आपने मुख्तलिफ स्टेशन इंजन जोड़ के फिर आप ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज़्यादा पावर हासिल नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 1000 मेगावाट चाहिए तो आप 1000 मेगावाट पावर भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे, कि आप क्या करना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ जनरेटर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है, और हर जनरेटर के साथ एक अलग इंजन होगा। तो वो उन सारे इंजन, आप उन जनरेटर्स को चलाएंगे और फिर उनको, आपको पता है कि सिंक्रोनाइजेशन की जाती है पावर, उनकी सिंक्रोनाइजेशन की जाएगी। सिंक्रोनाइजेशन में 3 चीज़ें देखती होते हैं कि वोल्टेज सिंक्रोनाइज हो जाए, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो जाए और फेज एंगल जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए। तो ये 3 चीज़ें जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो उनकी पावर हम यूज़ कर सकते हैं इकट्ठे कहीं आगे भी, ठीक है। उसके अलावा इसके कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होते, एफिशिएंसी भी इसकी ठीक है। अब इसके नुकसान क्या हैं? अब डेफिनेटली अब डीजल इंजन चलेगा तो इसके लिए डीजल ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको नकल हमल के खर्चा करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके अलावा शोर होता है, ठीक है, जो आम है, फॉर एग्जांपल स्टीम है, उसका इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, लेकिन डीजल इंजन का ज़्यादा शोर होता है। उसके अलावा फी यूनिट पैदावारी कीमत निस्बतन ज़्यादा होती है। अजमल अपना माइक जो है ऑफ कर लो, ओके। उसके बाद आ जाता है आपके पास इसका जी क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग कास्ट ज़्यादा होती है, लुब्रिकेशन और मरम्मत के अखराजात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डीजल की सप्लाई और स्टोरेज भी होता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप इसको कंपैरेटिवली अगर देखें तो कोल के, तो वहाँ भी सेम होता है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में देखें तो वहाँ, या गैस पावर स्टेशन में देखें तो वहाँ आपको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ आपके पास फ्यूल बहुत कम रिक्वायर होता है, स्पेशली न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। लेकिन जो आपका है गैस पावर स्टेशन, वहाँ ऐसे नहीं है, वो गैस की सप्लाई आ रही है एंड कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, वो गैस को स्टोर तो कर नहीं सकते, तो वहाँ आपको स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं होती। इसकी कैपेसिटी जो है ओवरऑल प्लांट के लिहाज से महदूद है,
महदूद इन टर्म्स में कि आप मिसाल के तौर पे सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें आपको 400 मेगावाट पावर चाहिए तो आपको मुख्तलिफ जनरेटर रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जबकि कोल पावर प्लांट है तो वहाँ आप एक ही पावर प्लांट को रख के एक ही टरबाइन रख के चला सकते हैं, तो ये एडवांटेज है, ठीक है। अब दूसरा फायदा इसमें एक नुकसान ये है कि ये फायदा सिर्फ उन ममालिक के लिए है डीजल पावर स्टेशन जहाँ पे तो डीजल प्रोड्यूस होता है, लेकिन जिन ममालिक में डीजल प्रोड्यूस नहीं होता तो वहाँ पे डीजल पावर स्टेशन जो है उसको प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि देखें हमारे जैसे ममालिक है अब हमें डीजल टोटल इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स में इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो उससे मुल्क की इकॉनमी भी कम होगी, ठीक है, इकॉनमी भी डाउन जाएगी और ओवरऑल हमारी यूनिट की पर यूनिट जो कॉस्ट हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम कोई लोकल पावर सोर्स ऐसा लेके आए जो लोकल चीज जो है सोर्स को यूज करेगा, तो उसमें हमारी पैदावारी कॉस्ट जो है यानी जो यूनिट आपने बनाया है उसकी जो पैदावारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके देखें जी, कहते हैं नेक्स्ट पेज पे चले जाएं आप अपनी बुक पे, तो इसके जरा देखें पेज जो है आपका नेक्स्ट पेज है उसमें जहाँ पे इसके बेसिकली बताए हुए हैं कि यूजेज कहाँ पे हैं, ठीक है। डीजल इंजन पावर स्टेशन के इस्तेमाल क्या इस्तेमाल हैं इसके, ठीक है। ये जरा आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हुई है, देखें जरा पीक लोड। सबसे पहले इसका फायदा क्या है कि आप इसको पीक लोड पावर प्लांट पे चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं, देखें रैंप रेट मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, एक बार बार मैं इस टर्म को आपके के सामने बोलता हूँ कि रैंप रेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। रैंप रेट का मतलब ये है कि कोई पावर प्लांट की वो एबिलिटी कि वो कितनी स्पीड से लोड को उठा सकता है, कितनी एबिलिटी से वो उस लोड को छोड़ सकता है। देखें फॉर एग्जांपल अगर अचानक अभी यहाँ पे आजकल सर्दी है, लेकिन इनके गर्मियों में मौसम बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर एकदम से सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग क्या करेंगे, हीटर को यूज करेंगे, इन्वर्टर एसी यूज करेंगे, हीटर इलेक्ट्रिक हीटर यूज करेंगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह कोई खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है, ठीक है, कोई ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी शहर की लाइन गिर जाती है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है ना कि लाइन ही गिर जाती है, तो अब लाइन गिर जाएगी तो वो एक पूरे शहर की जो है सप्लाई कट जाएगी। जब वो सप्लाई कट जाएगी उसका क्या नुकसान होगा, वो सारा का सारा लोड आपके सिस्टम से खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि पूरा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज चल रहा है, ठीक है। अब जब सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है और उसमें से एक बड़ा लोड लाइक 1000 मेगावाट लोड जो है खत्म हो गया, तो आपको अपनी जो जनरेशन है वो फौरन से कम करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप अपनी जनरेशन कम नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो पहले के 50 हर्ट्ज पे चल रही थी वो एकदम से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में भी कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लाल पंप है, ठीक है, आम जो रूटीन में लाल पंप जिसे कहते हैं, या कोई भी मोटर अगर आप देख लें, आप 2 एचपी की मोटर, कोई भी मोटर हो, 2 एचपी की मोटर या उससे बड़ी जितनी भी मोटर है, जब उसको एकदम से आप चलाते हैं अपने घर में, तो आपने देखा होगा कि आपके लाइटनिंग लैंप जितने भी हैं वो उसकी लाइट कम होती है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जब वो मोटर चलती है तो वो इनिशियली आपको पता है कि करंट ज्यादा ड्रा करती है, ठीक है। जब वो मोटर करंट ज्यादा ड्रा करती है तो वो वोल्टेज सिस्टम की कम कर देती है। वोल्टेज करंट ज्यादा ड्रा करती है तो इट मीन्स कि वो पावर ज्यादा ड्रा करती है। पावर ज्यादा ड्रा करती है तो सिस्टम की पावर जो पहले होती है उस पे ज्यादा पावर लोड पड़ जाता है, लोड पड़ता है तो उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड लोड ना हो, उससे लोड बढ़ जाए, जो एक डिजाइंड है कि इतना लोड है, उससे ज्यादा लोड पड़ जाए सिस्टम पे, तो वो क्या होता है कि उसकी आपकी वोल्टेज कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसी तरह अगर आपका यकदम से लोड आप चल रहा था और आपने वो लोड बंद कर दिया है, तो आप देखेंगे कि आपका जो लैंप है वो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ये आपको एलईडी में इतना फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन कभी आप इनकैंडेसेंट लैंप जो है वो यूज करके देखना कि बिल्कुल आप एक नजर इनकैंडेसेंट लैंप पे रखें और एक तरफ से आप उसको पहले चलाएं, आप मोटर को चलाएंगे तो उसकी ब्राइटनेस जो पहले थी वो कम हो जाएगी,
उसी तरह अगर आप चलने के बाद को 5 मिनट चलने के दें, उसके बाद आप उसको एकदम बंद करें तो उसकी ब्राइटनेस अगेन बढ़ जाएगी। तो ये इसी तरह यही फिनोमेना आपका पूरा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे भी होता है। क्या होता है वहां पे, जब आपका लोड एकदम से बढ़ जाता है, सिस्टम पे ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, वोल्टेज भी कम हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है कि जैसे हमारे सर्दियों में गर्मियों में यही होता है कि सिस्टम पे लोड ज्यादा होता है, वोल्ट जनरेशन उतनी नहीं हो रही होती। ठीक है, और जनरेशन जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। जो रेटेड वोल्टेज 220 है वो हमें 190 180 इसके करीब मिल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब जनरेशन हम क्यों नहीं ज्यादा कर सकते, हालांकि हमारे पास पाकिस्तान के अगर केस में देखें तो हमारे पास स्नेट इतनी कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा कैपेसिटी है, लेकिन हम पावर इसलिए नहीं करते कि हमारा सिस्टम इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतना लोड जनरेशन उठा सके। तो लिहाजा उधर जनरेशन भी हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन लोड तो आवाम ने डालना होता है, आवाम तो लोड ज्यादा डाल देती है। ठीक है, तो जब वो लोड ज्यादा डाल देती है तो उससे क्या हो जाता है कि आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और आपका वोल्टेज भी कम हो जाते हैं, जो कि आपके बाकी सिस्टम को नुकसान देती है। ठीक है, इसलिए इस सारी चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है, रैपिडली अगर लोड कम हो तो अपनी जनरेशन को कम कर देना है पावर स्टेट पे। और अगर आपकी जनरेशन ज्यादा हो गई, लोड ज्यादा हुआ है, तो आपने अपनी जनरेशन को भी उसी हिसाब से बढ़ाना है। ठीक है, अब जब ये चीजें हैं तो उस टाइम के लिहाज से बढ़ाने या कम करना, तो उसके लिए हमें क्या चीज अच्छी चाहिए कि पावर प्लांट भी कैपेसिटी का हो कि वो जल्दी से हमारा लोड उठा ले और जल्दी से काम कर ले। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सारे बच्चे? कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो आप लोग क्वेश्चन करें ताकि फिर मैं आगे चलूँ। ये था रैप रेट, ये जो मैं चीज आप लोगों को बताई है ये थी रैप रेट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें, टाइप करके बता दें, या कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके मुझे क्वेश्चन बताएं ताकि मैं नेक्स्ट चलूँ फिर आगे। सर पीक लोड पर मैं अभी बताता हूँ ना आपको, बाकी यहाँ जो पहले पढ़ाया उसका। आपकी तो क्लियर है। रामेश, जी सर। समझ आ रही है, क्लियर है? यस सर, समझ आ रही है। अली बेग, अजमल, अली बेग इज ऑफ, ये गायब है। यस सर, समझ आ रही है। अली अली बेग एब्सेंट है, यहाँ नहीं है। यस सर, समझ आ रही है अजमल में। आप तो अजमल मुझे पता चल गया है, अली बेग नहीं है। अली बेग मैं लास्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। ओके, मूव करते हैं इसको। बाकी बच्चे भी मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करूंगा, जो बच्चा नहीं आएगा मैं उसकी एब्सेंट लगाऊंगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर ना कहना कि क्लासेस अब इंशाल्लाह ताला प्रॉपर ऑनलाइन होंगी, तो लिहाजा आप लोग आया करें। ठीक है, और लेक्चर को सुने भी। ठीक है, ओके जी। पीक लोड प्लांट, पीक लोड जैसा मैंने बताया कि अब रैंप रेट है, तो पीक लोड का क्या मतलब होता है कि जिस वक्त आपकी पूरे सिस्टम में 24 घंटे में ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा डिमांड, उसको कहते हैं पीक। पीक का मतलब ही इंग्लिश का वर्ड है, पीक का मतलब है ज्यादा। जो पूरा यानी कि एक टाइम हो, टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, या टाइम इंटरवल है तो एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक, उसके दरमियान जो चीज सबसे मैक्सिमम गई है उसको कहते हैं कि वो पीक है। तो पीक लोड का मतलब होता है कि लोड की डायग्राम बनाई जाती है, जो फॉर एग्जांपल वो अमूमली जो यूज करते हैं वो 1 बजे रात से लेके यानी 12 बजे आज रात से लेके नेक्स्ट तक बनाई जाती है। और ये 3 टाइप्स की यूजुअली इस्तेमाल करते हैं जो लोड डायग्राम जिसे कहते हैं। एक होती है डेली लोड ग्राम, एक होती है वीकली, एक होती है मंथली, और एक होती है ईयरली। ठीक है, मंथली इतनी यूज नहीं होती, लिहाजा जो 3 इंपॉर्टेंट हैं वो यही हैं, डेली, वीकली एंड ईयरली। मंथली भी यूज करते हैं लेकिन इतनी नहीं करते, लेकिन ये 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है, ये डायग्राम खुद से बनाई जाती है एक्सपेक्ट के हमारा पीछे रिकॉर्ड को यूज करते हुए कि ये हमारा इस वक्त इतना लोड होगा सिस्टम पे, सो लिहाजा हमने वो वाले पावर प्लांट्स ऑन करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जो आप ये जो डीजल वाले हैं ये बड़ी जल्दी ऑन हो जाते हैं, ठीक है, और ये जल्दी ऑफ हो जाते हैं, ये हाइडल भी इसी तरह है। तो लिहाजा ये दोनों जो है ना, ये इनको आप क्या करते हैं कि एज ए पीक लोड यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका स्टीम पावर है वो जल्दी स्टार्ट नहीं होता, आपको पता है कि वो 6 घंटे लेता है, तो आप उसको हमेशा बेस लोड पे चलाते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी, तो आपका होता क्या है कि आप इनको चेंज नहीं करना होता, आपने मुसलसल इनको चलाना होता है, तो उनको बेस लोड का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम पे हर वक्त लोड मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर की एग्जाम्पल ले लें, आपके घर में 24 घंटे एक जैसा लोड नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि अब लोग इस वक्त आप लोग जब पहले रूटीन में कॉलेज आ जाते थे तो घरों में कौन होता था, सिर्फ वालदा, ठीक है, या कोई एक आधा और फैमिली मेंबर। तो आपका घर में क्या चीजें चल रही होती थी, सर्दियों में तो पंखा भी नहीं चल रहा होता, गर्मियों में सर्दियों में सिर्फ यही चीज चल रही होती होगी, एक फ्रिज चल रही होगी, एक आधी लाइट चल रही होगी, ठीक हो गया, या फिर पंप चलेगा, वो भी कभी कभी घंटे में किसी वक्त 2 घंटे बाद, ये इस तरह रूटीन के। तो बाकी क्या है जो मुसलसल चल रहा होता है वो एक आपका रेफ्रिजरेटर होता है और एक दो लाइट होती है, ठीक है। लेकिन जब आप शाम को घर में जाते हैं तो तब आपकी क्या हो जाता है, लोड ज्यादा हो जाता है, क्लियर है। जब आपका लोड ज्यादा होता है तो पूरे 24 घंटे में, तो उस टाइम को कहते हैं पीक लोड, ठीक है। और ये यूजुअली सिस्टम में हमारे आता है 6 से लेके 10 बजे तक, ठीक है। आजकल सर्दियों में ये 5 से लेके 10 बजे तक होता है, गर्मियों में 6 से लेके 11 बजे तक होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उस वक्त पीक लोड में जब हमें लोड की ज्यादा जरूरत होती है तो ये जो जिनमें डीजल पावर स्टेशन है ये हम यूज करते हैं। क्या फायदा होता है कि इसको क्यों यूज करते हैं, जल्दी से इसको ऑन किया जाता है, जल्दी पावर उठा लेते हैं और हमारी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होता है उस पर पूरा उतर जाते हैं, इसलिए उसे पावर फैक्टर और आपको बाकी सिस्टम बंद नहीं होता, ठीक हो जाता है। आगे उसके बाद आ जाता है कि मुतहर्रिक या मोबाइल प्लांट। मोबाइल प्लांट का मतलब ये है, मोबाइल का मतलब ही ये है कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकता है मोबाइल प्लांट। आप इसको क्या कर सकते हैं, डीजल इंजन होते हैं ये, अक्सर आपने देखा भी होगा। हेलो सर, अली अली ग्रुप में से लीव हो गया, वो कहता है कि मुझे दोबारा ऐड कर लें। वो खुद रिक्वेस्ट भेजेगा, मैं ऐड कर लूंगा। सर जी वो भेज रहा है रिक्वेस्ट आपको, सर जी नेट की प्रॉब्लम की वजह से वो लीव हो गया था। मेरे पास नहीं रिक्वेस्ट आती, जैसे आती है मैं उसी वक्त उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे सामने आ रही, ठीक है। अभी तक नहीं आई रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कर लूंगा, क्लियर है। अच्छा, अब मोबाइल पावर स्टेशन का मतलब क्या है कि वो आप उसको कहीं किसी एक चीज पे फिट किया होता है और इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा पीछे एक दौर में 2010 और 11 में कि तुर्की से हमें जब लोड शेडिंग बहुत पाकिस्तान में ज्यादा हो रही थी तो तुर्की सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा जरा, इस वजह से। एक मिनट, अभी 1 मिनट वेट करें आप लोग। ओके बच्चों, ये आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही होगी मोबाइल पावर प्लांट, ठीक है।
तो मोबाइल पावर प्लांट या मुतहरिक, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आप जब याद हो 2010 में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन दिनों में जब लोड शेडिंग एकदम से ज़्यादा थी तो पाकिस्तान ने तुर्की से एक पावर प्लांट मंगवाया था, डीजल पावर प्लांट। तो वो जो था बेसिकली यही था कि उस पूरे बहरी जहाज पे पावर प्लांट फिट था। वो आया क्या, बंदरगाह के करीब आया और आके उसने वहां से आपको सप्लाई देनी शुरू कर दी। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह होते हैं कि मोबाइल पावर प्लांट अक्सर ये जो होते हैं कुछ, हाँ, आपका क्या है, एक ट्राला जो होता है या उस पे या किसी भी गाड़ी पे फिक्स होता है, जहाँ पे आपको रिक्वायर होती है पावर, वहां आप इसको ले जाते हैं और वहां उसके साथ आप टर्मिनल के साथ इसको जोड़ के इसकी सप्लाई हासिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या जाता है, स्टैंड बाय प्लांट। स्टैंड बाय प्लांट के तौर पे भी यूज किया जाता है कि आपका मेन प्लांट कोई और हो, लेकिन आपको कोई रिक्वायरमेंट उसका इन केस हो कि आपके जी चाहते हो कि जी आपकी पावर बंद ना हो कभी, तो आपका मेन सोर्स बंद हुआ है तो आप इसको स्टैंड बाय के तौर पे यूज कर लें। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हमारे घरों में अक्सर पड़ा हुआ है ये जनरेटर पड़े हुए हैं, या जैसे आप अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लें, इनकी मेन सोर्स जो है वो वापडा है, लेकिन ऊपर सिस्टम के लेदर जनरेटर पड़ा हुआ है। जैसे वापडा की सप्लाई बंद होती है तो वो स्टैंड बाय के तौर पे अपना डीजल प्लांट जो जनरेटर है वो चल जाता है। तो इसी तरह आगे जा जाता है इमरजेंसी प्लांट। ये मुतबादल स्टैंड बाय प्लांट या इमरजेंसी प्लांट एक ही चीज है कि फॉर एग्जांपल कोई हिंगामी सूरत आ जाती है तो तब भी आप अपने जो हिंगामी प्लांट है उसको चला सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया, ये एज ए यहाँ यूज हो जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर आए अपने, तो पेज नेक्स्ट पे चल आए 101 पे। ठीक है जी, ये पेज निकालें जरा। यहाँ है नर्सरी प्लांट। ठीक है, नर्सरी प्लांट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच रही, ठीक है, या ग्रिड मेन स्टेशन से सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो वहां पे आप एक छोटा डीजल पावर स्टेशन लगा के उस इलाके को सप्लाई दे देते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा इलाका जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ही नहीं है जो ब्रेन की, तो आप उसको सप्लाई देना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि डीजल पावर स्टेशन चला के उसको सिर्फ एक सेपरेट यूनिट बना के वो उसको मेन ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं करें और उसको सप्लाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब मेन ग्रिड आ जाएगी तो ये हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और किसी दूसरे इलाके में भेज दिया। प्राइवेट पावर प्लांट, प्राइवेट पावर प्लांट का मतलब यह है कि इसको आप छोटा कोई बंदा इंडस्ट्री वाला चाहता है कि मैं अपनी पावर जनरेशन करूं जिसका सिर्फ 5 से 10 मेगावाट पावर जनरेशन का लोड है, तो वो क्या कर लेता है कि वो भी इसको यूज कर सकता है। क्लियर है? ओके, चले जी। अब सेंट्रल पावर प्लांट है तो उसको देख लें। सेंट्रल पावर प्लांट का मतलब यह है कि हम सेंट्रल पावर प्लांट के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। सेंट्रल मतलब हमारा जो ग्रिड स्टेशन का पावर स्टेशन है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गए? तो ये क्लियर है। ये सारी चीजें याद रखनी कि एज ए सेंट्रल पावर प्लांट के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। सेंट्रल मींस कि आप इसको ग्रिड स्टेशन के जो पावर स्टेशन है वहां जैसे कि जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं वो वाले जो पावर प्लांट लगाती है, यानी कि जो मेन गवर्नमेंट पावर प्लांट लगा रही होती है, वो वाले पावर प्लांट को सेंट्रल पावर प्लांट भी कहते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने सिर्फ मेन क्या पढ़ना है, जनरेटर तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है इसमें, जो कि हर पावर प्लांट में सवार हुआ है। मेन हमें ये देखना होता है पीछे कि इसका क्या जो सोर्स है वो उसमें कैसे आता है। तो यहाँ पे जो हमें मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेगा वो है डीजल इंजन। ठीक हो गया। इंजन क्या चीज है? इंजन दरअसल एक ऐसी मशीन है जो ईंधन के चलने से हीट एनर्जी, जो कि बेसिकली होता है, इंजन चलता है और वो हीट एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। आमतौर पे इंजन जो है जनरेटर के साथ शाफ्ट के जरिए जुड़ा होता है। ठीक है, और आमतौर पर इंजन 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक का होता है। ये 2 स्ट्रोक का या 4 स्ट्रोक का क्या मतलब है कि एक वो जब साइकिल एक दफा फ्यूल इन करता है तो वो 2 स्ट्रोक लगाता है, तो उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 2 स्ट्रोक यानी कि 2 पुश लगाता है। स्ट्रोक इंग्लिश का मतलब इसका स्ट्रोक का कहते हैं जैसे धक्का देना। ठीक है ना, कोई किसी को धक्का देता है तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, इसी तरह 2 स्ट्रोक का मतलब है 2 स्ट्रोक लगाता है, और 3 स्ट्रोक जो है फोर स्ट्रोक जो है वो उसका मतलब है कि एक साइकिल में एक दफा जो फ्यूल हुआ है एंटर, उस पे 4 स्ट्रोक्स लगते हैं। तो इसके मुख्तलिफ आप इसके इनटेक सिस्टम्स हैं। सर आप जी जी सर ये
आपका लेक्चर कितने बजे तक उस्मान साहब का वो जूम का वो आ गया? बस 1 मिनट, हम जा रहे हैं बस उधर ही, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये वाइंड अप कर लूं। तो इसमें चलो अब ठीक, चलो अब ठीक है। ओके ओके। अब आगे इसमें जो पूरे पावर प्लांट के हिस्से हैं, इसमें देखना कि इंजन का हवा बेसिकली आपको चाहिए होती है। हवा क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जब फ्यूल की बर्निंग होगी तो उस बर्निंग के लिए आपको हवा से चाहिए। उसके बाद अखराज का निज़ाम है, यानी कि वो जो इंजन फ्यूल चलेगा तो वो होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्यूल का सिस्टम पूरा एक, और इस इंजन को डेफिनेटली जब फ्यूल जलेगा तो उसकी वजह से गर्म होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। लुब्रिकेशन चाहिए। लुब्रिकेशन इसलिए चाहिए कि वो लोहे के पार्ट्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जब घिसेंगे तो वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो वो इसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन करने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए। और इसको इंजन को चलाने का एक सिस्टम होता है, उसको मॉनिटर करने के लिए, गवर्निंग करने के लिए कि वो किस स्पीड पे चले, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है और एक अलग सा जनरेटर होता है। तो ये हम पूरे सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास हैं डीजल इंजन के हिस्से, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस, सिलेंडर बस, फ्लाई व्हील, बेरिंग, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, बेड प्लेट, कूलिंग वाटर जैकेट और कैम शाफ्ट। ये तकरीबन 15 पार्ट हैं। तो हमने ये 15 पार्ट्स को पढ़ना है, और एक आपको पूरा डीजल का जो पावर प्लांट है, आप डीजल की इंजन जो उसकी समझ आ जाएगी। छोटे से लेके बड़ा तक जो डीजल इंजन है उसमें यही मेन चीजें हैं, चाहे वो 5 मेगावाट का है, चाहे वो 2 मेगावाट का है, या 10 मेगावाट का इंजन है, उसमें सारे में यही चीजें होंगी। सिर्फ फर्क क्या होगा कि जो छोटा पावर स्टेशन होगा उसमें छोटे लेवल की होंगी, छोटी चीजें होंगी, और जो बड़ा होगा उसमें बड़ी चीजें होंगी। आप इसके बाद अगर आप इस पे काम करना चाहें तो आप फ्रीली आप इस पे काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब ये मेरा लेक्चर है। मैं आप लोगों के लिए, जो बच्चे नहीं आए, सिर्फ 10 या 12 बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं ले रहे क्लासें। मुझे सुनने में आया ये मेरी पहली क्लास थी, क्योंकि पिछली जो क्लास हमारी मंडे को थी उस दिन मैं छुट्टी पे था, तो उस वजह से नहीं मैं ले सका। तो मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मंडे को नेक्स्ट जिस दिन मेरी क्लास होगी तो सिलेबस आप लोगों का बहुत पीछे रह जाना है, तो आप बाकियों को एक दफ़ा मैसेज डिलीवर कर दें कि वो क्लासेस लेना शुरू कर दें। स्टिल आपको कोई समझ नहीं आती तो ये मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, ये वाला क्वेश्चन आपकी वॉइस जो है सारी की सारी रिकॉर्ड की है, और मैं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए इसको कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे रख दूँ, ताकि आप फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों में से कुछ बच्चे तो साथ इसको पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ तक ये भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन उसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हो जाते हैं गायब, ठीक है, और कोई नहीं सुनते। लेकिन देखें, इसमें मेरा नुकसान नहीं है या किसी और बंदे का नुकसान नहीं है। आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, हम अटेंडेंस भी कर देंगे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं, उस अटेंडेंस का फायदा कोई नहीं है। लिहाजा आप इसको लेक्चर को सुने, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हम कहते हैं कि आप लेक्चर सुने, और स्टिल मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन छोड़ रहा हूँ कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आपको, या वैसे ही लेक्चर मिस हो जाता है, तो आप लोगों के लिए मैं लेक्चर जो है रिकॉर्ड किए होंगे, और यूट्यूब पे मैं लिंक आपके लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने वहां से इसको देखना हुआ तो देख लीजिएगा, ओके। होपफुली मैं ओके सर। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। सर किसी उस्ताद की ना अड़ अड़ के आवाज आती है, सही समझ नहीं आती, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। किसकी? सर ये सर ये अक्सर कहा सर की बात बोलता था कि अड़ अड़ के आती है सर, समझ नहीं आती अक्सर का पिछले लेक्चरों में। सर कोई दो तीन, एक दो होता है लेक्चर जिसकी सही आवाज आती, वरना किसी लेक्चर की समझ नहीं आती। चले बच्चे, तो उसको देखते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला सारा इसको प्रॉब्लम सर जी जैसे जैसे आप आज ने पढ़ाया ना सर जी, ऐसे आवाज नहीं आती, किसी सर की ऐसे आवाज नहीं आती सर जी। आपकी आवाज सही आती है, उस्मान इस्लामियत के सर उस्मान साहब है, उनकी आवाज सही आती है। चलें ठीक, मैं देखता हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला इसको करता हूँ, ठीक है।
ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Okay, thank you, sir.